मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है समास, जो कक्षा 6 से 12 तक के लिए परीक्षाओं में तो पूछे ही जाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में समास से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक आप जो पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, वैसे तो आपने समास बहुत पहले भी पढ़ चुका है, इससे पहले भी आप समास पढ़ चुके हो और इतना जो कठिन भी नहीं है। लेकिन क्या है कि परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कोई भी अगर प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप उसे भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास की। समास क्या होता है? तो समास का देखो, समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस से, जिसका अर्थ होता है पास पास बैठना। और वैसे अगर हम समास शब्द का शाब्दिक अर्थ ले तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जब बात होती है, कोई भी जो बड़ा शब्द होता है उसको हम छोटे से शब्द में उसको आसानी से समझा सकते हैं। बड़ा पद या बड़ा शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कहें कि रसोई के लिए घर, इतना बड़ा बोलने की बजाय हम इसको क्या बोल सकते हैं? रसोई घर। तो इस शब्दों के जो मेल होगा उसे हम शब्द समास कहेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। यानी अपनी बात को, बड़ी से बड़ी बात को हम संक्षिप्त में बात को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो इसका अगर अर्थ ले, क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक किसका मेल होगा? या तो पदों का या फिर शब्दों का, शब्दों के मेल को। 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं समास के भेदों की। तो समास के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। इसके कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कितने भेद होते हैं? 6। अब 6 में कौन कौन से होते हैं? पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु, चौथा क्रमधाराएं, 5वां द्वंद्व और छठा बहुवीर्य। ये 6 समास होते हैं और इन 6 समास के बीच से ही कोई उदाहरण दिया जाता है और परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा, फिर उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। पहला है क्या? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होगा? इसमें जो पहला पद है या तो कोई उपसर्ग आएगा या कोई अव्यय आएगा। उपसर्ग अव्यय आपको पता ही है, यानी जो शब्द पहले जुड़ा हुआ आएगा आप तुरंत पहचान जाओगे वो कौन सा होगा? अव्ययी समास, भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और जितने भी कारक चिन्ह यानी कारक के 6, 8 होते हैं वैसे, लेकिन 6 कर्म को करण से संप्रदान के, इसलिए 6 के जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों से ही, जैसे कर्म कारक तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पहला पद संख्यावाची आएगा, यानी कि गणना आएगा, जिसे हमें गिनती का, जिसे हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सा समास है। जैसे आ गया मान लो त्रिभुज, तो त्रि यानी 3, चतुर्भुज, चतुर यानी 4, यानी संख्यावाची शब्द आएगा, उससे हम पहचान लेंगे कि इसमें द्विगु समास है। उसके बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण या विशेष्य आएगा या उपमेय उपमान आएगा। विशेषण विशेष्य आप जानते हो कि जिस संज्ञा से सर्वनाम की कोई विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। और इसके बाद द्वंद्व। द्वंद्व में क्या आएगा? दोनों पद प्रधान आएंगे और बीच में योजक चिन्ह आएगा, जैसे माता पिता, माता और पिता, इस तरह से आएंगे। इसके बाद आता है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास में क्या होता है? इसमें अलग ही पद प्रधान होता है, कोई एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए आ गया कि लंबा है उधर जिसका, कौन है वो, एक अलग ही अर्थ निकल रहा है कि लंबा पेट है वो कौन है, ऐसा तो हम कहेंगे गणेश। तो इस तरह से उदाहरण आएंगे। आइए हम इसको विस्तार से एक एक को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययभाव समास की। देखो पहला समास है अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास। यानी पहला पद क्या होगा? या तो कोई अव्यय होगा या फिर कोई उपसर्ग होगा। अगर ये जुड़ा हुआ आए तो तुरंत पहचान जाना कि इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। और इसमें जो पद प्रधान होता है वो कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है।
इससे आप पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा समास है। अब देखो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति जो शब्द है इसमें देखो यथा पहले जुड़ा हुआ है, कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इससे हम पहचान गए कि ये अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, या यथा संभव संभव के अनुसार। इस तरह से उदाहरण और भी हो सकते हैं। इसमें भी देखो यथा जुड़ा हुआ है। आजीवन, आजीवन में क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। आजीवन यानी जीवन भर। पहचान लोगे ना ऐसे, पहले यथा जुड़ गया, आज जुड़ गया, तो इससे हम पहचान लेंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या जुड़ गया? प्रति, हर दिन। आ जन्म, जन्म तक, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। इस तरह से कोई भी उपसर्ग या अव्यय जुड़ा होगा तो हम उसको पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। अब देखो एक विशेष इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के उदाहरण आ जाते हैं परीक्षा में और आप पहचान नहीं पाओगे, जिससे आपका प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। देखो जैसे एक शब्द आ गया रातों रात। अब आप देखोगे कि इसमें तो कोई हमें उपसर्ग अव्यय का हमें पता ही नहीं चल रहा। इसमें रात रात 2 बार एक शब्द ही आ रहा है, तो इसे हम पहचान लेंगे। इसके क्या होगा कि जहाँ शब्द की क्या होती है, शब्द की द्विवृत्ति होती है। शब्द द्विवृत्ति, शब्द द्विवृत्ति का मतलब होता है शब्द, कोई शब्द है वो 2 बार आ जाएगा, यानी शब्द की द्विवृत्ति होती है। इस तरह से आप पहचान लोगे। यानी कोई शब्द अगर 2 बार आ रहा है लगातार तो आप समझ जाना कि इसमें भी क्या है, अव्ययभाव समास है। देखो रातों रात में रात रात, एक ही शब्द वो 2 बार आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? रात ही रात में। वैसे ही हाथों हाथ, हाथ और आत यानी हाथ ही हाथ में। ऐसे ही दिनों दिन, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप पहचान पाओगे। आप इतना ध्यान रखना कि जहाँ शब्द में किसी में द्विवृत्ति हो, कोई शब्द की आवृत्ति हो रही है तो आप उसको पहचान लेगा, ये भी किसकी उदाहरण है, ये भी अव्ययभाव समास का ही उदाहरण है। जो मुख्य आपको बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, या तो अव्यय या उपसर्ग होता है। आप तुरंत पहचान लोगे, जैसे ही कोई उदाहरण दिया हुआ आएगा, आप आगे जुड़ा हुआ रहेगा, आप इसको तुरंत पहचान लोगे कि इसमें अव्ययभाव समास है। तो ये वो आपका अव्ययभाव समास। आइए हम दूसरा समास पढ़ते हैं। अब अगला देखो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान होगा? इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसमें कारक के व्यक्ति चिन्हों का लोप होता है। यानी कारक भी बताए थे, जो 6 कारक आएंगे कर्म करण संप्रदान वाले, उनके जो चिन्ह होते हैं वो उनका लोप हो जाता है, वो हट जाते हैं, उससे आप पहचान लोगे। तो आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का जो है चिन्ह होता है कर्म कारक का, वो होता है को। इसको चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे ग्रामगत, को नहीं है ना इसमें, ग्रामगत, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। देखो ये व्यक्ति चिन्ह आ गया इसमें, तो आप पहचान लोगे को किसका चिन्ह है? कर्म का। तो इससे पता चल जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। वैसे ही पद प्राप्त, पद को प्राप्त, को आ गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इस चिन्हों के माध्यम से आप पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में किसका इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? या तो इससे या के द्वारा। जैसे हस्त लिखित, तो हस्त से लिखित, तो देखो ये आ गया कर्म ने, है ना। करण का क्या होता है? से। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। यानी इसमें जो व्यक्ति चिन्ह है वो आएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म कारक कर्म तत्पुरुष समास है, या करण तत्पुरुष समास है, या संप्रदान है, कौन सा वो पता चल जाएगा। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। आइए अगला पढ़ते हैं। अब देखो तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो पहला उदाहरण गुरु दक्षिणा, तो इसका क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। इसमें चिन्ह क्या चिन्ह आ गया? देखो गुरु के लिए दक्षिणा। इससे आप जैसे एग्जाम्पल आ गया कि गुरु के लिए दक्षिणा, इस समास में कौन सा समास है? तो आप पहचान लोगो के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो आप पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। अगला देखो राह खर्च, राह के लिए खर्च। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बहुत आसान है, आप आसानी से सीख सकते हो, बहुत आसान है। बस एक बार आपको थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, इसके बाद आप तुरंत समझ जाओगे इसको। देखो अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से जो चिन्ह आता है उसका एक अलग महत्व होता है, अलगाव का भाव होता है। यानी कोई किसी चीज से क्या हो रही है? अलग हो रही है, उसमें अलग होने का भाव आएगा, वो अलग होने का भाव ही आपको अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। देखो चिन्ह भी है, देश से निकाला, यानी इसको देश से निकाला दे दिया, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, इसीलिए इसके देश की सीमा से बाहर कर दिया उसे।
बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, कोई बंधा हुआ था उसको बंधन से उससे आज़ाद कर दिया, यानी उससे अलग कर दिया, तो बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी इस चिन्हों के माध्यम से भी आप इसको पहचान लोगे। इसके बाद अगला है संबंध। तत्पुरुष संबंध में का, के, की, इन चिन्हों का लोप होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, जल किसका है? गंगा का, तो इसमें एक दूसरे से क्या है? संबंध है। और का इसमें विभक्ति चिन्ह भी है। राजमाता, राजा की माता। नगर सेठ, नगर का सेठ, है ना। इस तरह से इन चिन्हों के माध्यम से आप पहचान लोगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। ज़्यादातर जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तत्पुरुष समास से ही पूछे जाते हैं, और जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं वो यही होते हैं, इन्हीं चिन्हों में होते हैं। तो आपको चिन्हों को और उसके भेद को थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा ध्यान रखना है, उसका एक दो बार अभ्यास करोगे तो आपको आसानी से समझ जाओगे। आप देखो तत्पुरुष समास का जो अगला भेद है, अंतिम है, वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखो तत्पुरुष का वो अंतिम है वो अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होता है? किसी चीज़ का आधार होता है। जैसे अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होगा? मैं, यहाँ पर जलमग्न, जल में मग्न, यानी जो है उसमें इसका आधार क्या हो गया? जल, कि कोई व्यक्ति है वो जल में ही अपना मस्त रहता है, जैसे मछली है वो जल में ही मग्न रहती है, वो उसका लिए क्या है? एक आधार है। अगला आप पर बीती, तो आप पर बीती, ये पर क्या हो गया? इसका अधिकरण का चिन्ह हो गया। वैसे ही सिर दर्द, सिर में दर्द, है ना। इन चिन्हों के माध्यम से आप पहचान लोगे। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, है ना। घोड़े पर सवार, जो घोड़ा चलाने वाला उसके लिए आधार क्या है? घोड़ा है, और सवार उस पर बैठा रहता है, तो घोड़े पर सवार। अब देखो जो तत्पुरुष समास है उसको पहचानने का जो आसान तरीका है वो है, इसके लिए आपको कारक जो चिन्ह है उनकी विभक्तियों का और उनके चिन्हों का आपको पता होना चाहिए कि कौन से कारक की कौन सा चिन्ह है, कि कर्म का को है, कर्ण का से, संप्रदान के लिए है, अधिकरण का में पर। इस तरह से आपको अगर चिन्हों का पता होगा तो आप आसानी से पहचान लोगे कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो अगर आपको कारक आते हैं तो और अच्छी बात है, अगर आपको कारक नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा यूट्यूब का, उस पर कारक का एक लिंक डाल दूंगा मैं, उससे कारक की आप वीडियो देख लेना, जिससे आपको कारक वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा और तत्पुरुष समास है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब तत्पुरुष समास के बाद हम चलते हैं अगले समास के भेद की ओर। अब देखो तीसरा हमारा जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब क्या होता है? गणनाबोधक, संख्यावाची या गणनाबोधक हो, यानी पहला पद जो आएगा वो आएगा संख्या, संख्या का पद आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई संख्या है, और संख्या के माध्यम से हमें द्विगु समास का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखो उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला है नवरत्न। नवरत्न में पहला पद क्या है? नव। नव का मतलब क्या आता है? नौ, तो 9 रत्नों का समूह है, तो एक संख्यावाची आ गया शब्द, जिससे हमें पता चल गया कि यह द्विगु समास है। त्रिभुज में त्रि यानी 3, 3 भुजाओं का समूह है, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। सप्तऋषि, सप्तऋषि में सप्त यानी 7, 7 ऋषियों का समूह है। अगला है सप्ताह है, सप्ताह में सप्त आ गया फिर से, तो 7 दिनों का समूह है, तो इसमें क्या है? संख्यावाची आ रहा है, संख्या का पता चल रहा है। अगला है चौराहा। चौहा का मतलब तो क्या होता है? 4, 4 राहों का समूह, यानी 4 राहों का जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? चौराहा। जैसे तिराहा है, चतुर्भुज है, इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। आप इनका बार बार अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यह हो गया द्विगु समास, बहुत आसान द्विगु समास। इसमें आपको संख्यावाचक से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई संख्यावाची शब्द है और यह है द्विगु समास है। तो आशा करता हूँ आपको 3 समास पढ़ लिए हमने, अभिभाव समास, तत्पुरुष समास और तीसरा हमने पढ़ा द्विगु समास। तो आपको तीनों समास अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो 3 है, जो 3 समास है, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास, ये तीनों समास हम पढ़ेंगे वीडियो के समास का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अब आपका प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे समाज का दूसरा पार्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।